Hello, good evening to all of you. My name is Bhavar Pratap Singh. I am doctoral scholar of Department of Economics, Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak, Madhya Pradesh. I have two times UGC NET qualified and one time MP SET qualified. So today is our class. Starting class is based on the introduction of CUCT economics classes. So we are discussing about the what are the syllabus and what are our class learning program and what are our strategy to complete the this crash course within a 1.5 month or 1 month. So let's discuss about the program. So before discussing the program, let's have a look about the our institution. So our institution name is Divakar Education Hub. So there is a one fresh program about MA Economics entrance exam named CUCT exam. So they are starting the online classes. So just book your classes. This there is WhatsApp number is also given there 7310762592. So book your demo with the free and start the class as well as soon. तो क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लेक्चर प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होना चाहिए अपना लेक्चर प्लान। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो लेक्चर्स होंगे टोटल लेक्चर्स 146 टू 150 लेक्चर्स होंगे जो कि डिवाइडेड हैं डिफरेंट जो आपके सिलेबस के टॉपिक हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक हैं उनमें ये हमारे पूरे लेक्चर डिवाइडेड रहेंगे। तो सबसे पहला जो यूनिट 1 है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के 30 लेक्चर होंगे और 30 लेक्चर डिवाइडेड हैं इन 5 चैप्टर्स में। इनको मैंने डिवाइड किया हुआ है ताकि आपको इन चैप्टर वाइज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे शुरू में जैसे आपने 11th-12th में पहले भी पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में डिमांड आपने पढ़ा होगा। क्या है डिमांड, क्या है लॉ ऑफ डिमांड, और डिमांड में आपको क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है और इलास्टिसिटी क्या है। क्या देखना है आपको, आपको लॉ ऑफ डिमांड देखना है, लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी। बेसिक दो चीजें हैं, इनको आपको देखना है। फिर उसके बाद आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है, सबसे पहले उपयोगिता जिसको हिंदी में कहते हैं। अब यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये यूटिलिटी के टाइप हो गए। फिर यूटिलिटी का इंटर रिलेशन। फिर यूटिलिटी के इंटर रिलेशन के बाद आपकी दो थ्योरीज हैं, एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरी है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। वो हम इसमें यूटिलिटी में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है यूटिलिटी एनालिसिस में के बाद आता है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो यूटिलिटी को दो तरह से मेजर किया गया है, एक मार्शल ने मेजर किया है और एक हिक्स ने मेजर किया है। तो हम थोड़ा सा मार्शल का डिस्कशन करेंगे क्योंकि मार्शल का दिया नहीं, तो बस बैकग्राउंड उसका डिस्कशन करने के बाद सीधे हम चले आएंगे किसमें, हिक्स एंड डिलेन का जो अप्रोच था इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है। यूट्यूब में मेरा एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं बेसिक सा, और बाकी डिटेल में हम पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद रिवील प्रेफरेंस थ्योरी है जो पॉल सैमुएल्सन ने दी थी। क्या है रिवील प्रेफरेंस थ्योरी, इंडिफरेंस कर्व के बाद वीक ऑर्डर स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग थ्योरी थी, है ना। टोटल आपको 4 थ्योरीज पढ़नी है। लॉ ऑफ डिमांड हो गया, फिर आपका हिक्स एंड डिलेन की थ्योरी हो गई, फिर रिवील प्रेफरेंस थ्योरी हो गई। रिवील प्रेफरेंस थ्योरी के बाद जो चौथी थ्योरी है वो हिक्स एंड डिलेन ने ही दी थी, रिवीजन ऑन डिमांड थ्योरी। तो उसको भी आपको स्टडी करना है। फिर उसके बाद आता है अगला टॉपिक कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर सरप्लस मार्शल ने दी थी। तो इसमें कंज्यूमर सरप्लस दो तरीके से देखा जाता है, एक कार्डिनल एक ऑर्डिनल, दोनों अप्रोच हम इसमें डिस्कस करेंगे। पर बेसिकली इसमें ज्यादातर फोकस ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में ही किया गया है। उसके बाद हमने हमारा सेकंड चैप्टर है प्रोडक्शन थ्योरी। क्या है, प्रोडक्शन थ्योरी है सेकंड चैप्टर। तो प्रोडक्शन थ्योरी में आ जाइए। प्रोडक्शन थ्योरी में
प्रोडक्शन थ्योरी में जो सबसे पहला टॉपिक है वो प्रोडक्शन फंक्शन है। प्रोडक्शन फंक्शन किसने दिया था? प्रोडक्शन फंक्शन दो तीन लोगों ने दिया है। एक है आपका कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, है ना, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, ट्रांसलॉग है, बहुत सारे प्रोडक्शन फंक्शन है। तो बेसिक जो आते हैं आपके एमसीक्यूज में आते हैं, आपका कॉफ डगलस आ गया, है ना, सीबी प्रोडक्शन फंक्शन, उसके बाद ट्रांसलॉग और ये सीईएस। सीईएस ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सीईएस को किसने दिया था? ये एरो थे और चेनरी थे, चार लोग थे, सोलो थे और एक और कोई है। तो चार लोगों ने इसको दिया था सीएस प्रोडक्शन फंक्शन। फिर आ जाइए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, मार्जिनल रेवेन्यू जो डिक्रीज होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बाद आपका आता है रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन होता है ना, क्या होता है? शॉर्ट रन। और रिटर्न टू स्केल आपका क्या होता है? लॉन्ग रन होता है। कैसा होता है? लॉन्ग रन होता है रिटर्न टू स्केल। फिर उसके बाद इसके कितने लेक्चर होंगे? 3 लेक्चर होंगे, क्योंकि 3 क्लासेस हैं, इनमें हम कंप्लीट करा देंगे अच्छे से आपका। और फिर उसके बाद आपकी तीसरा चैप्टर है कॉस्ट फंक्शन। क्या है कॉस्ट फंक्शन? थोड़ा कॉस्ट फंक्शन क्या होता है उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन। फिर टाइप्स ऑफ कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट हो गया आपका, एवरेज फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट। और इसके देखो दो अप्रोच हैं कॉस्ट पढ़ने की, एक मॉडर्न है, एक मॉडर्न अप्रोच है, और जो दूसरा अप्रोच है वो क्या है? ट्रेडिशनल या कंजर्वेटिव अप्रोच। तो दोनों को हम देखेंगे। जनरली मॉडर्न अप्रोच जो है उसमें कॉस्ट कर्व को सॉर्टर शेप में दे दिया है, तो उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। और जो ट्रेडिशनल अप्रोच है सब व्यू शेप जो है कॉस्ट कर्व उसके बारे में है। और कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं, जैसे आपका इन्वेलप थ्योरी है वो भी कॉस्ट की ही है। तो जो चीजें बाकी छूटी रहेंगी तो वो इसमें कवर हो जाएंगी। तो टोटल टॉपिक 3 है, लेकिन इसीलिए मैंने लेक्चर बढ़ा करके आपके 4 कर दिए। आपका जो चौथा चैप्टर है वो है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन मार्केट। अब ये मार्केट है, चैप्टर का मेन नेम क्या है? मार्केट। मार्केट कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के मेनली होते हैं, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन यहाँ लेक्चर मैंने 9 क्यों किए, इसके पीछे रीजन ये है कि ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर माइक्रो में आते हैं कहीं से तो मार्केट से आते हैं। अब मार्केट में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब हम मार्केट पढ़ते हैं तो मार्केट बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा कहने का सेंस कि परफेक्ट कंपटीशन आप पढ़ रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन के फीचर पढ़ेंगे, फिर इनकम आउटपुट डिटर्मिनेशन, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन आप पढ़ेंगे, तो उसमें आपका फर्म अलग है, इंडस्ट्री अलग है ना। ये परफेक्ट मार्केट कंपटीशन में फिर उसके क्रिटिसिज्म या उसकी जो लिमिट्स हैं उसको हम पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में आपका मोनोपोली सबसे पहले आता है। मोनोपोली भी बड़ा है, मोनोपोली में भी हम फर्म इंडस्ट्री हम सब में देखेंगे, है ना। और मोनोपोली में फर्म और इंडस्ट्री दोनों एक ही होती है, हमें पता है ना। और फिर इसके बाद आपका आता है इसका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोलिस्ट में फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम पढ़ेंगे। उसको विद इन द एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से समझा दूंगा, तो उसका आपको हेडेक नहीं लेना है। फिर उसके बाद आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का हो गया प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन, फर्म का कैसा रहेगा, इंडस्ट्री का कैसा रहेगा। डुओपोली थ्योरी, डुओपोली की टोटल 5 थ्योरी हैं। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, क्योंकि डुओपोली बस लिखा है तो हमें 5 पढ़ानी पड़ेगी। उनमें से कार्नाट हो गया, बर्ट्रेंड हो गया, एजवर्थ हो गया, स्टेकलबर्ग हो गया, सिम्युल्सन हो गए, तो टोटल 5 थ्योरी है। बेसिकली कार्नाट और बर्ट्रेंड से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कॉर्नोट से कि इसमें से कौन से में जीरो सम गेम लगेगा, तो कॉर्नोट मॉडल है। उसके बाद है ओलिगोपोली मॉडल। ओलिगोपोली मॉडल में आपको सबसे पहले किंग डिमांड कर पाल स्विजी का पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? किंग डिमांड कर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किंग डिमांड कर, है ना, इसे पाल स्विजी ने दिया था। फिर इसके बाद है आपका प्राइस लीडरशिप, इसमें आ जाता है, कर्टेल आ जाता है, ओलिगोपोली मॉडल में ही आ जाता है। तो वो चीजें भी हमको इसमें कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये थोड़ा सा सबसे लेंदी चैप्टर है और सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगेगा माइक्रो में। उसके बाद आती है थ्योरी ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम। जनरल इक्विलिब्रियम क्या है और जनरल इक्विलिब्रियम और पार्शियल इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस है, ये पढ़ाना है। फिर इफिशियंसी एंड वेलफेयर में हम देख लेते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसी होंगी,
इफिशियंसी अंडर द प्योर एक्सचेंज एंड प्रोडक्शन हमको पढ़ना है, ओवरऑल इफिशियंसी भी देखनी है, एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अब वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात बता के यहाँ पे, क्योंकि वेलफेयर इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स है, अब उसमें हमें ये देखना है कि वेलफेयर फंक्शन या यूटिलिटी फंक्शन या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर, जितना मोस्टली चीजें हो सकती हैं बेसिकली हम वो इंट्रो आपको करा देंगे ताकि आपका एग्जाम में कुछ भी ना छूटे, कंप्रहेंसिव रहे। उसके बाद आता है एक्सटर्नलिटीज। एक्चुअली एक्सटर्नलिटीज आपका इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का है, क्योंकि जब हम पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स ये सब पढ़ते हैं ना, तब पब्लिक प्राइवेट गुड्स के टाइम पे हम एक्सटर्नलिटीज को भी पढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाइए अपना जो सेकंड यूनिट है, यूनिट 2, वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इसने अलग से इन्होंने लिखा है सिलेबस में, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये मनी इन्फ्लेशन, मनी बैंकिंग भी कहना चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएगा। और मैं आपको दिखाऊंगा 4 थ्योरीज हैं कंजप्शन फंक्शन की, उसको इन्होंने अलग से हाईलाइट किया है। हाईलाइट करने का मतलब ये है कि वो थ्योरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो उनको भी हमको अलग से पढ़ना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो सबसे पहले होगा नेशनल इनकम अकाउंटिंग। माइक्रो खत्म होने के बाद हम सीधे मैक्रो में आएंगे। तो नेशनल इनकम अकाउंट के 3 लेक्चर हैं। 3 लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, टोटल मेथड्स कौन कौन सी हैं, 3 मेथड्स हैं उसकी, है ना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर प्रॉब्लम्स क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मैंने 3 लेक्चर इसके फिक्स किए हुए हैं। फिर है इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए। फिर इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल जो कीन्स ने दिया था उसका, वो प्रिंसिपल क्या है, और थोड़ा सा कीन्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। फिर है थर्ड आपका जो टॉपिक है वो है क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी और कीन्सियन थ्योरी क्या थी मैक्रो को लेकर के। तो क्लासिकल के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, जो बेसिक प्रॉपर्टी है, जो बेसिक एजम्पशन है, वो हमको पढ़ने हैं। फिर कीन्स ने उनको कैसे क्रिटिसाइज किया है, इसको भी हमको पढ़ना है। फिर आ जाइए, तो 8 लेक्चर में आपका मोटा मोटा मैक्रो पूरा हो जाएगा, है ना। आ जाइए मनी इन्फ्लेशन में, इसके 12 लेक्चर मैंने बनाए हैं। मनी इन्फ्लेशन में डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी क्या है, क्या उसका रोल है, वो हमको पढ़ना है। मनी मल्टीप्लायर, वे बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। और हाई पावर्ड मनी क्या होता है, एमसीक्यूज का सबसे फेवरेट क्वेश्चन में से एक। तो इसके टोटल 3 लेक्चर्स होंगे आपके। फिर क्रेडिट क्रिएशन, बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएट करती है। जो बैंक पैसा लेती है, वो बैंक पैसा लेने के बाद वो कैसे उसको इनकम में कन्वर्ट करती है अपनी, और लोगों को कैसे लोन फंडिंग करती है, हम इसमें ये डिस्कस करेंगे। फिर है रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई टोटल पढ़ेंगे कि आरबीआई क्या है, क्या फंक्शन है आरबीआई का, और क्या रेट्स हैं, वो भी इसमें हम देख लेंगे। फिर कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक में जो शेड्यूल 6 में कॉमर्शियल बैंक है नेशनलाइज बैंक, और जो शेड्यूल 6 में नहीं है। और फिर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इसके 3 लेक्चर्स इसलिए हैं, टॉपिक 2 है जरूर, लेकिन इसकी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एक तो आपका क्लासिकल्स का हो गया, फिशर वर्जन का हो गया, फिर 3-4 और हैं, रॉबर्टसन है, पीहू हैं, फिर कीन्स ने भी लास्ट में इनको क्रिटिसाइज करते हुए बताया है। तो इसमें कम से कम नहीं तो 6-7 जो व्यूज हैं अलग अलग इकोनॉमिस्ट को, उसको हमको डिस्कस करना है। फिलिप्स कर्व, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन में हम आ गए, ये मिल्टन फ्रीडमैन है ना, मोनेटरिस्ट थे, उनकी थ्योरी है। फिर उसके बाद है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया एंड इट्स रोल। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, दोनों को अलग अलग करते हुए बता देंगे। और फिर गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट कैसे एक्शन लेता है, कैसे कंट्रोल करता है फिस्कल पॉलिसी को, मॉनेटरी पॉलिसी को, उसको भी बताएंगे। और इंडिया में इसका क्या रोल है ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आ जाइए, अगली यूनिट आपका है, यही मैक्रो का ही पार्ट है जिसको मैं बता रहा था ना, ये भी मैक्रो का ही पार्ट है, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट फैक्टर। ये पूरा का पूरा मैक्रो ही है। इसके 20 लेक्चर हैं। तो वो जो 8 लेक्चर थे ये 20 लेक्चर हुए, तो ये 28 लेक्चर हो गए मैक्रो के टोटल, है ना। इसमें 4 आप 3 थ्योरी हैं, वैसे हैं 4 थ्योरी इसकी, कंजप्शन फंक्शन की थ्योरी है। इसको पढ़ाने से पहले मैं कंजप्शन फंक्शन आपको पढ़ाऊंगा, क्या होता है कंजप्शन फंक्शन। फिर उसके बाद परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, है ना,
और रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, ड्यूस, और फिर लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। ये तीनों थ्योरी हम आपको अच्छे से क्लियर कराएंगे। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, फिर रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है। इन सबके टोटल 4 लेक्चर मैंने डिसाइड किए हुए हैं। फिर उसके बाद आता है मल्टीप्लायर एक्सिलरेटर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लायर थ्योरी और एक्सिलरेटर थ्योरी दोनों हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर है ओपन इकोनॉमी मॉडल। ओपन इकोनॉमी मॉडल में मुंडल फ्लेमिंग का मॉडल है, जो मंडल फ्लेमिंग का मॉडल है। फिर ISLM कर्व, ये हिग्स बोसन का है। फिर BP कर्व है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट आ गया आपका इसमें। फिर एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन और परचेजिंग पावर पैरिटी। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम मेन देखेंगे कि क्या क्या इसके कंटेंट हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के। फिर हम एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन देखेंगे, कितने टाइप ऑफ एक्सचेंज है, फिक्स रेट एक्सचेंज है, फ्लेक्सिबल है, पेग है ना। फिर 4-5 तरह के एक्सचेंज रेट होते हैं, उनको इसमें देखेंगे। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी दी थी गस्टव केसल्स ने, उसका क्या रोल था, ये एक्सचेंज रेट से ही रिलेटेड थ्योरी है। फिर इसके बाद आ जाइए, आपका 6 टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पोर्शन है। तो इसमें बेसिक सी 2 थ्योरी हैं, हेरोड-डोमर मॉडल और सोलो मॉडल। अब माइक्रो जब हमारा क्लियर हो जाता है, कीन्स वाला पोर्शन, तो ये थ्योरी कीन्स से ही रिलेटेड है। फिर इसी का जो एक्सटेंशन है, या इसकी थ्योरी के जो क्रिटिसिज्म थे, जो आउटकम थे, वो किसमें हमने डिस्कस करना है, सोलो मॉडल में। फिर उसके बाद आ जाइए स्टैटिस्टिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स, ये आपका अगला यूनिट है ना। स्टैटिस्टिक्स है कोर। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मॉड। इसमें मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मॉड क्या होता है, उसके बेसिक फीचर्स, और इसके बाद इनके क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसमें 3 तरह की सीरीज होती हैं, है ना। कौन कौन सी सीरीज होती हैं? एक सबसे पहले आपकी इंडिविजुअल सीरीज हो गई। फिर उसके बाद आपका हो गया डिस्क्रीट सीरीज। फिर उसके बाद है आपका कंटिन्यूअस सीरीज। अब आपका एमसीक्यूज है, तो और अगर जो रिटर्न भी होता एमसीक्यूज है, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज से ही जनरली पूछे जाते हैं, है ना। तो इसके क्वेश्चन भी हम अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे। फिर उसके बाद आता है क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज डेविएशन, इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, इसके 3 लेक्चर्स हैं, क्योंकि मेजर ऑफ डिस्पर्सन एक पूरा का पूरा चैप्टर है। उसमें आपको रेंज पढ़ना पड़ेगा, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ना पड़ेगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा चैप्टर लेंदी है, इसलिए इसके, लेकिन बेसिकली 3 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है स्क्विनेस, स्क्विनेस का 1 लेक्चर में हो जाएगा। बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं, जनरली फार्मूला पूछता है इसका। फिर उसके बाद आ जाए कोरिलेशन में। कोरिलेशन क्या है, बेसिक सा कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज क्या है, कोरिलेशन के फीचर्स, और बेसिकली पॉजिटिव कोरिलेशन जो 5 टाइप में डिवाइड है कोरिलेशन, उसको भी इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन सा परफेक्ट कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन, कौन सा परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन है, ये सारी चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाइए सिंपल रिग्रेशन मॉडल। ये रिग्रेशन यहाँ से आ जाता है, सिंपल रिग्रेशन मॉडल भी है। और फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सैंपलिंग पढ़ेंगे हम। इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सैंपलिंग, बाइनोमियल है डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन है। और फिर इसके बाद बाइनोमियल पॉइजन के बाद आपका जो अगला डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हम इसमें समझेंगे। फिर अगला आ जाइए मैथमेटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स। इसके 15 to 20 लेक्चर हैं। इनके बाद हम आपको एक्चुअली जब हम थ्योरेटिकल पोर्शन कर लेंगे, तो मैंने ये प्लान किया है कि लास्ट में करेंगे, है ना। ये वाला पोर्शन जो आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का है, इसको लास्ट में करेंगे। सेट क्या है, वेक्टर क्या है, 1-2 क्लास इसमें हो जाएंगी। और फिर फंक्शन एंड सेवरल रियल वेरिएबल इन सिंगल एंड मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन, इसकी क्लासेस हो जाएंगी। फिर इंटीग्रेशन और इसके फंक्शन जो हैं, इसकी क्लासेस हो जाएंगी। फिर डिफरेंस इक्वेशन क्या है, उसका
इक्वेशंस, टाइप ऑफ इक्वेशन हम देखेंगे, है ना। अब टाइप ऑफ इक्वेशन के साथ में उसका थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के टाइप, कौन कौन से मैट्रिक्स होती हैं, उसके बेसिक से टाइप और कैसे क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू में। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी, ये दोनों चीज देख लेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेंगे। तो आपका 15 to 20 लेक्चर में ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं अपने लास्ट यूनिट में, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज्यादा इंफेसिस किया गया है कॉलोनियल पीरियड का। अच्छा, इसको अगर जो आपको बाय रेफरेंस बुक पढ़ना हो, मतलब बेसिक सा, हमें वैसे तो यहाँ तक जो पहुंचे हैं सब पढ़ करके ही पहुंचे हैं। अगर जो किसी को और इसको डिटेल में पढ़ना है इस कॉलोनियल पीरियड को, तो 11th में दो बुक लगती थी। एक इकोनॉमिक रिफॉर्म या इंडियन इकोनॉमी की बुक थी और एक स्टैटिस्टिक्स की थी। तो जो इंडियन इकोनॉमी वाली बुक है उसमें अच्छा कंटेंट दिया हुआ है किसके बारे में, कॉलोनियल पीरियड को समझने के लिए। बाकी मैं तो पूरा क्लियर करा दूंगा, पर आपको पढ़ना है, अगर आपकी इच्छा है कि हाँ हम पढ़ना चाह रहे हैं अलग से, तो आप वहां से रेफरेंस, क्योंकि एनसीईआरटी होती है छोटी और लैंग्वेज बहुत सही होता है, स्टोरी फ्रेमिंग की तरह आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद देखिए आपका मैक्रो ट्रेंड क्या है। मैक्रो ट्रेंड में नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम पढ़े हैं उसको इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस में पढ़ेंगे। यहाँ पे पॉपुलेशन देखेंगे कि पॉपुलेशन के क्या ट्रेंड हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, जीडीपी में ऑक्यूपेशन का क्या कैसा कंपोजिशन है। ये टोटल 3 लेक्चर में आपका हो जाएगा। फिर सेकंड चैप्टर है आपका एग्रीकल्चर, एग्रेरियन स्ट्रक्चर कैसा है, लैंड रिफॉर्म कैसा है। ये टोटल 90-50 या उसके आसपास लमसम का ये जो टाइम पीरियड है उसके बारे में ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। फिर एग्रीकल्चर मार्केट और इंस्टीट्यूशन में क्या क्या चीजें हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। क्रेडिट फैसिलिटी क्या थी, इंडिजीनियस क्रेडिट थी, तब उतना ज्यादा बैंक डेवलप नहीं हुए थे, है ना, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। कॉमर्स टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, ट्रेंड एंड परफॉर्मेंस, अलग अलग सेक्टर के ग्रोथ रेट, वो हम डिस्कस कर लेंगे। प्रोडक्टिविटी इसमें डिस्कस हो जाएगी। और फेमाइन, फेमाइन को इन्होंने जोड़ दिया है क्योंकि एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर जो सबसे ज्यादा आपका प्रभावित हुआ है वो फेमाइन से हुआ है, यानी वो सूखे से ही हुआ है, वो अकाल से ही हुआ है। तो उसको हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। फिर आता है रेलवे एंड इंडस्ट्री, आपका तीसरा चैप्टर। इसमें रेलवेज का क्या रोल रहा है ना, ट्रांसपोर्टेशन में शुरू से लेकर के। फिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट जो था, इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है ना, 1947 की आई, 56 की आई, तो अलग अलग टाइम पीरियड में कितनी इंडस्ट्रीज को उन्होंने इंक्लूड किया और कितनी इंडस्ट्रीज को उन्होंने हटाया, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस होंगी। फिर इवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज के बारे में ही है। फिर नेचर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द इंटरवार पीरियड, इंटरवार पीरियड कौन सा है, 1962 और 65 के बीच में, है ना, जितनी चीजें हुई हैं वो इसमें आ जाएगा। फिर है कॉन्स्टेंट टू द इंडस्ट्रियल ब्रेक थ्रू, इंडस्ट्रियल ब्रेक थ्रू कब हुआ है आपका, 1991 के आसपास हुआ है। फिर लेबर रिलेशन, लेबर रिलेशन में थोड़ा सा लेबर इकोनॉमिक्स का पोर्शन भी रहेगा और जो आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अलावा जो लेबर्स के नॉर्म्स बने हैं, है ना, और जो लेबर के संगठन बने हैं अलग अलग, जैसे अखिल भारतीय मजदूर संघ, ये सारी चीजें थोड़ा सा उसको भी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। आ जाइए फोर्थ पोर्शन में, आपका फोर्थ चैप्टर में, इकोनॉमी एंड स्टेट इन द इंपेरियल कॉन्टेक्स्ट एंड द इंपेरियल प्रायोरिटीज एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो जो आपका वो साम्राज्यवाद चला है, हिंदी में इसे साम्राज्यवाद कहते हैं, यानी यह आजादी से पहले वाला पोर्शन है, जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अंग्रेज आए, तो उस टाइम पे कैसी इकोनॉमी थी, वो सारी चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद ड्रेन ऑफ वेल्थ, दादा भाई नौरोजी ने जो बुक लिखी थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ड्रेन ऑफ वेल्थ के क्या रियल में फीचर्स थे, क्या सर्कमस्टेंसेस थे, और अभी उसका मेक इन इंडिया पे, अभी मेक इन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से भी जोड़ करके उसको हम समझ लेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड उस टाइम पे कैसा था, है ना, रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाते थे और फिनिश गुड वहां से यहाँ पे
यहाँ के मार्केट में इम्पोज करते थे। कैपिटल फ्लो देख लेंगे। आपकी कॉलोनियल इकोनॉमी क्या था? कैपिटल फ्लो यानी जो पैसा था वो बाहर चला जाता था, यानी जो महंगे वहां यहाँ से कच्चा माल सस्ते में ले जाते थे और वहां से फिनिश गुड यहाँ पे लाते थे, डंप करते थे या बेचते थे, उसके रेट ज्यादा थे तो कैपिटल कहाँ जाएगा? ब्रिटेन जाएगा। फिर कॉलोनियल इकोनॉमी कैसे थे? चेंजेस और कंटिन्यूटीज क्या क्या थी? गवर्नमेंट का रोल कैसा था उस टाइम पीरियड में? फिर फिजिकल पॉलिसी कैसी थी उस टाइम पीरियड की? फिर एनईपी इसमें डाल दिया है। एक्चुअली एनईपी को इनको यहाँ पे डालना चाहिए था इस वाले पोर्शन में, क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है इंडस्ट्रियल कंस्ट्रेंट को। फिर भी चलिए छोड़िए, 1991 है ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आ जाइए पब्लिक इकोनॉमिक्स में। पब्लिक इकोनॉमिक्स में पब्लिक एंड प्राइवेट गुड, देखिए एक्सटर्नलिटीज यहाँ आई ना, और यही एक्सटर्नलिटीज वेलफेयर इकोनॉमिक्स यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के पोर्शन में भी हमने डिस्कस किया हुआ था। ठीक, फिर आ जाता है आपका बजट, है ना, बजट, टाइप ऑफ बजट। फिर डिफिसिट्स, है ना, फिजिकल डिफिसिट, बजट डिफिसिट, कैपिटल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट, ये जितने टाइप हैं, 5-6 टाइप हैं। प्राइमरी डिफिसिट, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। फिर है आपका पब्लिक डेट्स। पब्लिक डेट्स क्या है और पब्लिक डेट्स का क्या रोल है, जीडीपी का कितना प्रोपोर्शन है। फिर आता है फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया। फिजिकल फेडरलिज्म क्या है? जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं और जो डिवाइड होते हैं, क्या, सेंट्रल टू स्टेट, उसे फिजिकल फेडरलिज्म कहते हैं। तो उसके बारे में इंडिया में उसका क्या रोल है वो डिस्कस करेंगे। तो 6 लेक्चर में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आ जाइए पब्लिक फाइनेंस का ये चैप्टर है, टैक्सेशन। टैक्सेशन के क्या इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ता है। डेड वेट लॉस क्या है, इसको अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फिर डिस्टॉर्शन क्या है, इफिशियंसी क्या होता है टैक्स की, और इक्विटी कंसिडरेशन क्या होता है, यानी सब में जो टैक्स है वो बराबर कैसे बटे। टैक्स इंसिडेंस ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर ऑप्टिमल टैक्सेशन कैसा करना चाहिए। कैनन ऑफ टैक्सेशन भी मैं आपको पढ़ा दूंगा इसी में जोड़ करके, क्योंकि एडम स्मिथ ने दिया था, वो इम्पोर्टेंट है भी। इसके बाद जो सेवंथ है आपका, सेवंथ चैप्टर है, वो क्या है? सेवंथ चैप्टर आपका है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज। उसमें सबसे पहली थ्योरी एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है, एडम स्मिथ ने दी थी। और एडम स्मिथ की एक थ्योरी है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, है ना, थ्योरी ऑफ वैल्यू भी उनकी है। फिर उसके बाद रिकार्डो का था कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है। फिर हेक्सर ओनली, है ना, फैक्टर इंडोमेंट मॉडल ये है। और न्यू ट्रेड थ्योरी, है ना, न्यू ट्रेड थ्योरी में ये अपॉर्चुनिटी कास्ट के बाद जितनी थ्योरीज हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपके 5 टॉपिक हैं, 4 टॉपिक हैं, 5 लेक्चर में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा, है ना। तो इसके बाद जो हम अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा वो यूनिट 1 पे रहेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जो हमने यूनिट 1 में डिस्कस किया हुआ है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, वो सारी चीजें हम इसमें अच्छे से पढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे। आप डेमो क्लास लीजिए और जल्द से जल्द कोर्स ज्वाइन करिए। समय बहुत कम है तो जितना, लेकिन आप इसकी चिंता नहीं करिए, मेरी पूरी मेहनत रहेगी आपके साथ कि मैं अच्छे से अच्छा आपको पूरा कम्प्रहेंसिव पढ़ा सकूं। और चूंकि मेरे बहुत एक्सपीरियंस है, मेरा नेट भी है, कई साल से मैं 4-5 साल से इसी क्षेत्र में लगा हुआ हूँ और मेरी अभी पीएचडी भी चल रही है, तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा हर एक टॉपिक में, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे पेपर बनते हैं, है ना, एमसीक्यूज कैसे आते हैं, हमें कैसे डिडक्शन करना है चीजों का, हमें कैसे उनको अटेम्प्ट करना है। तो ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिवाकर एजुकेशन हब, आवर इंस्टीट्यूट। सो मिलते हैं अब अगली क्लास में, है ना। आप लोग स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट देखना और उसकी तैयारी करना। बाकी मैं हूं आपके साथ, ये पूरा सिलेबस कम से कम समय में अच्छे से अच्छे तरीके में हम इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।